गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कुछ लोगों को बहुत दिन के बाद क्लास मिल रही है साइंस की, है ना। आप 9th क्लास में थे यहाँ पर और आप तो 10th तक रही हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि साइंस में कोई नंबर ना कटे आपका, और उसके लिए दो स्टेक होल्डर्स हैं, एक मैं और एक आप। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कोई भी पॉइंट ऐसा ना छोड़ूं कि वो आपके एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में आने वाले सारे पॉइंट्स टच किए जाएं और आप मेरा कोई भी बात बेकार समझ के अनसुनी ना करें। तो आप अपनी आंखों और कानों से दोनों से सुनें, ठीक है। तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन है वो मुझे देखते, आपको देखते रहना चाहिए। जो लोग बच्चे ऑनलाइन है वो भी देखते रहे अच्छे से, ठीक है। मैं आपके लिए नोट्स भी लिख रहा हूँ, तो आप चाहें तो यही नोट्स जो मैं भी लिख रहा हूँ ये मुझसे बाद में मांग सकते हैं। रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहेगी, सर आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, ठीक है। आप इधर आ जाइए प्लीज। आप नहीं, आप नहीं बैठे रही, आपका चेहरा नहीं दिख रहा और ये मास्क अगर हटा लो तो अच्छा रहेगा यार, ठीक है। क्या नाम है आपका? ध्रुव जी, ठीक है। क्या करते हो ध्रुव? सर अभी तो कुछ नहीं कर रहा, अभी तो मोबाइल पे फिर रहा हूँ। अरे पढ़ता हूँ मैं, अभी सीयूईटी की तैयारी कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में जाने वाला हूँ। ये बड़ी बात है यार। तो हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है जो मेरे सामने बैठे हैं, ऑफलाइन जी, और एक है ऑनलाइन जी, ठीक है। तो हम दोनों के दोनों कैटेगरीज को इन्हीं नाम से बुलाएंगे। तो ऑनलाइन जी, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो तुरंत आप हैंड रेज नहीं करेंगे, बोलेंगे वहां से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा सिलेबस हमें कवर करना है तो समय नहीं है हमारे पास। देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है काइनेमेटिक्स डायनामिक्स। समझते हैं आप लोग? नहीं समझते? काइनेमेटिक्स डायनामिक्स का नाम सुना? चलो आसान आसान शब्द में बता दें आप। सर आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही है। जोड़ो बेटा। कौन ब्रेक कर रहा है? एक बार, या तो क्या बाकी बच्चों को भी ब्रेक होकर आ रही है बच्चों आवाज, या सिर्फ एक ही बच्चे को आ रही है? यस सर। बेटा अदिति, आयरा और लावण्या, नवनीत, ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। मुझे लगता नहीं कि हमारी साइड से ब्रेक हो रही है, क्योंकि हम तो वाईफाई से कनेक्टेड हैं। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हमारी आवाज ब्रेक होकर सुनाई दे रही है? वो जरा हैंड रेज करिए। हैंड रेस कैसे करे सर ऑफलाइन? सही कर दिया आपने, हैंड रेज। एक हैंड रेज हो गया। नवनीत को आवाज ब्रेक होकर के सुनाई दे रही है। और तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बच्चा हम और मान लेते हैं 1+1, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो बच्चों को आवाज ब्रेक होकर सुनाई दे रही है, बाकी बच्चों को सही सुनाई दे रही है। तो एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, 3 बच्चों को ब्रेक होकर सुनाई दे रही है। विवेक सर से पूछे क्या हो रहा है? नहीं पूछे? पूछ लिए, है ना। विवेक सर, एक बच्चा कह रहा है कि आवाज वहां से ब्रेक होकर सुनाई दे रही है, 3 बच्चे कह रहे हैं कि ब्रेक होकर के आवाज सुनाई दे रही है। तो यहाँ से तो सब ठीक है, क्योंकि वाईफाई से कनेक्टेड है। रिया, क्या प्रॉब्लम आ रही मैम? रिया सर आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है बीच बीच में। एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस से ज्वाइन करें हम, फायदा होगा इससे। हमारा नेटवर्क सही है बेटा। ऐसा करते हैं, विवेक सर उधर इसी लिंक से ज्वाइन करके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारी साइड से प्रॉब्लम है या आपकी साइड से है। और इतना हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। जहां पर कोई पॉइंट सुनाई नहीं देगा आप मुझे बता देंगे कि सर ये पॉइंट सुनाई नहीं दिया मुझे, ठीक है। सबसे पहले हम कैसे मालूम करते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है? किसी को आइडिया है भाई? कैसे पता करते हैं कि हम बॉडी मोशन में है? जी, कोई बच्चा बोल रहा है कि स्पीड होती है उसमें। हम स्पीड से कैसे मालूम कर सकते हैं कि कोई बॉडी मोशन है? मान लीजिए अगर मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, आप और मैं बैठे हुए हैं आमने सामने ऐसे एक दूसरे को निहारते हुए, और हम जा रहे हैं, तो ना तो मुझे आपकी पोजीशन चेंज होती दिखाई दे रही, ना आपको मेरी पोजीशन चेंज होती दिखाई दे रही। तो हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट में रेस्ट में हुए, लेकिन वो जो बाहर का पेड़ है वो तो चलता दिख रहा है मुझे, वो तो मोशन में दिख रहा है। तो इसका मतलब जो मोशन का फंडा आपका है वो बदल जाना चाहिए। आज के बाद आपको फोकस करना है जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, यह साइंस है, समझ में आती है सलमान खान की तरह दिल में नहीं। तो समझ में आने के लिए सुनना जरूरी है, ओके। तो अभी किसी बच्चे ने चैट पर लिखा है कुछ, मैं एक बार देख लेता हूँ। बेटा विवेक सर अभी देख रहे हैं, वो मुझे बताएंगे आकर के।
तो अ बॉडी इज, लिखते रहिए आप, इज सेड टू बी इन मोशन, said to be in motion when it changes its position with respect to the surroundings. सराउंडिंग्स की रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे, जैसे यहां पर हम बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, तो हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, इस रूम की इनर सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। लेकिन अगर आप मुझे मार्स पर से देखेंगे तो मैं आपको चलता दिखाई दूंगा। चलता मतलब पूरी अर्थ ही घूम रही है, तो आपको पूरी अर्थ मूव करते दिखाई देगी, तो हम सब मोशन में आ जाएंगे। जब भी हमें किसी चीज को देखना है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, हम उसे सराउंडिंग्स की रिस्पेक्ट में देखते हैं, अदरवाइज वो रेस्ट में होगी। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया कि वी आर ट्रैवलिंग इन अ बस, वी आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द इनर सराउंडिंग ऑफ द बस, बट एट द सेम टाइम वी आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द आउटर सराउंडिंग ऑफ द बस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है मैं लिख रहा हूं। देखिए मैं क्या करूंगा, जो अपोजिट चीजें हैं उन्हें नहीं लिखूंगा। जैसे मोशन का उल्टा रेस्ट होता है, तो मैं उसे नहीं लिख रहा हूं, मैं कहूंगा अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। वो लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप बड़े हो गए, लगता तो ऐसे अच्छे से देख कर, बाकी आप बताएंगे अपने परफॉर्मेंस से। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस, a body is said to be covering the whole length of path covered. The total length of path covered क्या होता है? The total length of path covered. Total length of path covered. For example, if I am traveling from point A and I cover some distance in the direction of east, and this is 3 meters, and I then turn towards south and I cover, या आपने इस तरह के सवाल किए होंगे, covered 4 meters towards south and I reach at point C. So what is the distance covered? It is 7 meters. But distance do not have any particular direction. आप ये नहीं कह सकते कि 7 मीटर किस डायरेक्शन में है। 7 मीटर ना तो ईस्ट में है पूरा, और ना ही पूरा साउथ में है, और ना ही पूरा साउथ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में भी नहीं है ना, किसी को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच डज नॉट रिक्वायर इट्स डायरेक्शन इन इट्स रिप्रेजेंटेशन। ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें अपने रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्शन रिक्वायर नहीं होती। जैसे अगर मैं, आप मेरे सामने खड़े हुए, मैं आप पर फोर्स लगाता हूं, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया पीछे के साइड, आप आराम से गिर जाओगे। अगर आपको मैंने 5 न्यूटन का फोर्स अपनी तरफ लगाया तो आप मुझे हक करोगे, तो प्यार में फर्क पड़ जाता है बेटा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज रिक्वायर डायरेक्शन, स्केलर्स डोंट। ये पता नहीं चल रहा है कि स्केलर, अरे भाई चैट बॉक्स में ना लिख करके बोल दो प्यारे बच्चों। रक्षित क्या कर रहे हैं आप बताइए, रक्षित जी। सर आवाज ब्रेक हो रही है बार बार। अच्छा, मैं विवेक सर से वापस पूछ लेता हूं एक बार। बेटा मुझे ये बताओ कि जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, इसे दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है आपको? ये समझ में आ गया आपको? स्क्रीन पे तो आ रहा है सर, समझ वैसे ब्रेक हो रही है बस। हाँ, तुम्हारी आवाज मुझे क्लियरली सुनाई दे रही है। इसका मतलब यार तुम एक बार लीव करके वापस से ज्वाइन कर लो। क्या मुझे आपको एडमिट करना तो नहीं पड़ेगा? एक बार आप लोग, मेरी साइड से नेटवर्क सही है क्योंकि आपकी आवाज मुझे सही से सुनाई दे रही है। स्केलर क्वांटिटी है, इसकी SI यूनिट होती है डिस्टेंस की। SI मतलब सिस्टम इंटरनेशनल है, ये फ्रेंच टर्म है, सिस्टम इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इसमें SI यूनिट होती है, इसकी SI यूनिट होती है। बताइए क्या होती है? वेरी गुड, क्या बोला? D। ओके, मैं दुआ करूंगा बेटा तेरे लिए, कुछ काम भगवान भी तो करेंगे। SI यूनिट इज मीटर, और CGS यूनिट होती है इसकी, नहीं मैं तेरे लिए दुआ करूंगा बेटा, CGS यूनिट इज इक्वल टू सेंटीमीटर। एक दुआ में बड़ा फर्क होता है बेटा। तो CGS यूनिट क्या हुई? सेंटीमीटर। CGS स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो वेरियस सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स आर देयर, one of them is CGS system, and one of which is accepted all over the world is known as system international
और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, इन्होंने जो गलती की है, तो ये गलती करना बुरी बात है? नहीं, इट्स गुड। आप बोलिए, ओपन अप होइए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट में भी होगा, मेरी साइड से भी गलती हो सकती है, आपकी साइड से भी हो सकती है, तो आप बोले तो मैं आपको करेक्ट कर दूंगा, अगर दिल में रहोगे तो कम करेक्ट करेगा। प्रपोज तो कर भाई, बोल तो सही, कुछ बता तो सही, जब मैं तुम्हें करेक्ट करूंगा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करूंगा, तो बोल ही नहीं रहा। सही है बेटा, ठीक है। अब डिस्टेंस हम निकालना सीख गए, आइए डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, किसी को मालूम है? शाबाश बेटा, अब आप लोगों को वो चीजें याद आने लगी हैं, अब आप बिल्कुल सही लाइन पर हैं, अब आपका वेवलेंथ मैच होने लगा है। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। जहां से जर्नी स्टार्ट की है उसे इनिशियल पॉइंट कहेंगे, और जहां जर्नी एंड की है उसे फाइनल पॉइंट बोलेंगे। बच्चों ऑनलाइन जी आपको समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑनलाइन जी सबको समझ आ रहा है? नवनीत जी बोलिए क्या कह रहे हैं? नवनीत जी आपका हैंड रेस है। विवेक सर, क्या मेरी आवाज साफ सुनाई पड़ रही है आपको? विवेक सर, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। ओके, तो ये यहां पर मैंने टू वर्ड यूज किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू हियर? इट हैज डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ के लिए टू लगाया है मैंने। प्रीपोजिशन समझते होंगे आप लोग, मैं तो समझता था जब पढ़ता था इंग्लिश में। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गए आप, मान लीजिए 4 मीटर कवर किया आपने, और आप इस बार किधर गए हैं? इसके डायरेक्शन गए हैं। इसके बाद आपने मान लीजिए ऊपर की साइड गए, नॉर्थ की साइड गए, तो नॉर्थ की साइड गए आप, मान लीजिए सी पॉइंट पर पहुंच गए, और आपने 3 मीटर कवर किए, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी ए टू सी एंड इट विल हैज अ यूनिक डायरेक्शन आल्सो, एंड इट्स एसआई यूनिट इज, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन भी होती है, और इसकी एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या है इसकी? एसआई यूनिट है इसकी सेम मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या होगी? वही। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, आप लोग साथ साथ मुझे बता रहे हैं कि हमें समझ आ गया, सेंटीमीटर, ये अच्छा है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकती है? यस, एक केस है, सिर्फ एक केस है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी। जब मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ गया और मैंने 4 मीटर कवर किए, तो डिस्टेंस भी 4 मीटर थी और डिस्प्लेसमेंट भी 4 मीटर थी। तो द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल व्हेन द बॉडी ट्रैवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। गॉचा, समझ आ गई बात? अच्छे से समझ आ गई आपको? आगे सर समझ क्या बताया मैंने? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही केस में बराबर होंगी जब बॉडी विल ट्रैवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और बाकी सारे केसेस में डिस्टेंस ज्यादा होगी, डिस्प्लेसमेंट कम होगी। डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो भी हो सकती है, मे बी जीरो। कब हो सकती है जीरो? जब बॉडी घूम करके अपनी जगह पर ही आ जाए। एक बॉडी को मैंने अपने हाथ से ऊपर थ्रो किया, ऊपर गई h मीटर, वापस आई h मीटर, डिस्टेंस इज 2h, बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, नॉट इक्वल, सेम। डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कैसे होगी? मैंने एक बॉडी को ऊपर थ्रो किया, ऊपर गई, वापस आई, जीरो हो गई डिस्प्लेसमेंट। अब मेरे बटर फिंगर होकर के वो नीचे गिर गई, मेरे हाथ से नीचे चली गई, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, क्योंकि मैंने ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ली थी। तो जब बॉडी ऊपर जा रही थी तो प्लस एच थी डिस्प्लेसमेंट, जब नीचे आई तो माइनस एच थी, नीचे की साइड माइनस एच। तो यहाँ पर एक साइन कन्वेंशन हमारी नॉलेज में आता है कि अगर कोई बॉडी ऊपर की साइड जाए तो उससे हम डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेते हैं, जब नीचे की साइड आए तो नेगेटिव लेंगे, राइट साइड जाए तो पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड जाए तो नेगेटिव लेंगे। एक छोटा सा साइन कन्वेंशन है जो हेल्पफुल होगा आपके लिए। मैं एक बात लिख देता हूं हमेशा के लिए कि डिस्टेंस विल बी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इक्वल टू जब ही होगी, हाँ जी, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगी। किसी भी मूविंग बॉडी की डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। बात समझ आ गई सर? क्या पढ़ रहे हैं हम? केमिस्ट्री। बोलो क्या पढ़ रहे हैं? अरे मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तूने केमिस्ट्री मान लिया। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आपकी थोड़ी मदद लगेगी मैम।
आपके घर वालों ने आपका नाम क्या रखा है? वेरी नाइस। नाम पूछने का तरीका है अलग तुमसे। चलें जी आगे। देखो भाई कोई भी ऑफेंड मत होना, आपके पास ऑफेंड होने का टाइम है नहीं। मैं भी एक आधी क्लास तो आता हूँ, आऊंगा। हाँ जी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन हुआ, बराबर भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है। बात क्लियर हो गई? चले आगे। जो बच्चे ऑनलाइन हैं उन्हें समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आ रही हो? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब हम आगे पढ़ेंगे स्पीड। स्पीड क्या होती है जी? स्पीड होती है ये क्वांटिटी, ये बताती है कि कोई बॉडी कितनी फास्ट चल रही है ना? तो स्पीड इज डिफाइंड एज, देखो सुनो, ये जो इक्वल टू का साइन है इसे हम बोलते हैं इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, और डिस्टेंस का SI यूनिट हो जाएगा, SI यूनिट हो जाएगा क्या बताइए? मीटर पर सेकंड। ये पर वाला साइन यहां पर आगे देखिए, पर सेकंड। इसे कुछ पढ़े लिखे टीचर मीटर सेकंड इनवर्स भी लिख देते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा टीचर भी होता है ना। CGS यूनिट क्या बनेगी इसकी? CGS यूनिट होगी इसकी सेंटीमीटर, अरे सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। ये होगी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, स्केलर क्वांटिटी है। और यूनिट तो ऊपर आएगी, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चले आगे। किलोमीटर पर आवर जो होती है वो कोई सी भी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट नहीं है, वो एक प्रैक्टिकल यूनिट है जो हम कार्स और वगैरह वगैरह की स्पीड को मेजर करने में यूज करते हैं। शांतनु ने जो बात पूछी है इससे मैं थोड़ा सा इस पर एलाबोरेट करूंगा। एक सवाल उठ जाए तो सवाल को का आंसर कर देना चाहिए। मान लीजिए एक कार की स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर को अब आपको कन्वर्ट करना है इसे मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में हम क्या करते हैं? 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रुक जा, मैं समझा दूंगा बेटा। किलोमीटर को मीटर में बदलो, पहले मीटर में बदलने पर 1000 मीटर होते हैं क्या? ओके, मैं समझा कि शायद महंगाई बढ़ गई है तो शायद कुछ रेट भी घटाओ। तो 1000 मीटर हो गए 1 किलोमीटर में, और 1 आवर में 60 × 60 सेकंड हुए। तो अब ये मीटर पर सेकंड हो गया, लेकिन इसे शॉर्ट में हम क्या कहेंगे आइए देखते हैं। तो 2 0 से 2 0 मर गए, तो क्या बचा? 2 3 6, 2 5 10। ठीक है, तो अब और भी कुछ कट रहा है क्या? तो 90 इंटू डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया करो अगर आपको समय बचाना है। तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। 18 से 90 कट जाता होगा, पहले तो कट जाता था, अभी कटता है क्या? 18 5 होता है क्या? ओके, 18 का टेबल याद है तुम्हें? ओहो, वेरी नाइस। तो 18 5 90, 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो उल्टा तो समझ जाओ, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हुई स्पीड। एक होती है एवरेज स्पीड, या पहले हम करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड इज जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कार है, वो 20 मीटर कवर करती है पहले सेकंड में, अगले 20 मीटर कवर करती है अगले एक सेकंड में, अगले 20 मीटर कवर करती है अगले सेकंड में, एंड सो ऑन। इसे बोलते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड। वो एक सी स्पीड पे चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? क्या पढ़ रहे हैं बोलो? फिजिक्स। सही लिखा ना? कितनी गलती है इसमें? सारी गलती है, कोई भी सही नहीं लिखा। पढ़ने में तो सही आ रहा है यार, मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ। हाँ जी, खूबसूरत गलती है करो, है ना? अपना आप मजा आ जाए कि क्या गलती करी यार। ऐसे नहीं कि अपना आप हंस रहे हैं यार, छुपाते फिर रहे हैं, हाथ रख लिया टीचर को देखना नहीं, तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो इक्वल यूनिफॉर्म स्पीड के लिए अगर आप ST ग्राफ बनाएंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे, तो वो होगा एक स्ट्रेट लाइन। इक्वल डिस्टेंसेस हो रही है, देखिए अगर आप देखेंगे तो इसमें भी इक्वल डिस्टेंस कवर हुई है, ये
और ये डिस्टेंस बराबर है। ऐसा ग्राफ शो करता है किसे, यूनिफॉर्म स्पीड को। अगर मान लीजिए हमारे पास दो कार्स हैं, दो कार्स की अगर हम स्पीड देख रहे हैं, या देख सकते हैं आप, एक कार ऐसे जा रही है, एक स्पीड ऐसी है, तो कार 1 फास्ट चल रही है, कार 2, तो कार 1 इज फास्टर देन कार 2। क्यों? क्योंकि उसका ग्राफ ज्यादा स्टीप है। आज समझ आ गई सर जी? क्या समझ आ गई? कि जिसका ग्राफ ज्यादा स्टीप हो, स्टीपनेस ज्यादा हो, उसका स्पीड ज्यादा होता है। ठीक है, ये पूछना अच्छा रहता है ना कि अच्छा यूनिफॉर्म स्पीड की यूनिट भी वो रहेगी यार, मीटर पर सेकंड है तो स्पीड ही। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो बुला रहा है बेटा तुम्हें, ऐसा ही हिचकी, मम्मी याद कर रहे हैं क्या? खाना खा लो बेटा। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो, या तो स्पीड बढ़ रही होगी तो ग्राफ अपवर्ड जाएगा, स्पीड बढ़ रही होगी तो ग्राफ अपवर्ड जाएगा, स्पीड घट रही होगी तो ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है, जरा आ जाओ देखते हैं। ऐसे गया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो गया। ये है ओ से ए तक, अब ए से बी तक और बी से सी तक। देख लिया ग्राफ आपने? ठीक है, नागराज जैसा बनाया। ओ ए क्या है? ओए क्या है? ओ ए में स्पीड यूनिफॉर्म है कि नहीं है? ओ से ए तक यूनिफॉर्म स्पीड है, ए से बी तक, इस ए से बी तक रुको यार, ए से बी तक यहाँ एक बीच में डाल देते हैं। यहां तक ए से बी तक क्या है? स्पीड डिक्रीज कर रही है, और बी से सी तक स्पीड इंक्रीज कर रही है, और सी से डी तक बॉडी रेस्ट में है, डिस्टेंस कवर ही नहीं हो रही। देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई है। तो जरा देख लो, इसमें सब बातें बता दी गई। ऐसा ग्राफ मिलेगा एग्जाम में आपको, ग्राफ के साथ में आपको मेरा चेहरा दिखाई देगा पेपर में। कर लो अच्छे से। चलिए आगे, एक सेकंड तो हो गया। चलिए आगे, मैंने कहा था कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, सब चीज बता रहे हैं तो अच्छे से करके चलो। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ग्राफ हो गए। अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होती है जी? ऑनलाइन जी आपको समझ आ रहा है? ऑफलाइन जी आपको आ रहा है? ऑनलाइन जी प्लीज रिस्पॉन्ड करो यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। आर्या जी आपको, आयरा जी समझ आ रहा है? हाँ जी सर, यस सर। और लावण्या जी आपको आ रहा है? यस सर। एनएस नवनीत सिंह जी समझ आ रहा है? यस सर। और रक्षित एंड रिया? यस सर। ओके, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बात क्लियर हो गई? क्या कहलाता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम? देखो मैं लिख के दिखा रहा हूं, ऐसे करते हैं। देखो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, यानी S1 प्लस S2 एंड सो ऑन। डिस्टेंस को ऐसे लिखते हैं, स्पेटियम वर्ड है जो वहां से आया है। स्पेटियम एक वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का, तो तुम्हें लैटिन नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, SN तक, और T1 अप प्लस T2 एंड सो ऑन TN तक। ये हुई आपकी एवरेज स्पीड। इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलें आगे। स्पीड फिनिश हो गई, अब आएंगे हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। नाम सुना आपने? नाम तो सुना ही होगा वेलोसिटी का, नहीं सुना? वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी। ये भी डिस्टेंस ही है, मैं बता रहा हूं, आपने ठीक बताया। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी, कवर्ड बाय ए बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन भी लगा दी है, मतलब क्या हुआ? इट इज स्पीड विद डायरेक्शन, इट इज विद स्पीड विद डायरेक्शन। तो मेरे बच्चे जानते हैं, मैं उनसे कहता हूं हमेशा कि साइंस को अच्छे से समझो,
समझोगे तो समझ आ जाएगी। बताया ना मैंने, वो किक में नहीं कहता था, क्या कहता था वो, मैं दिल में आता हूं समझ में नहीं। ये उल्टी है, समझ में आती दिल में नहीं, रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला। ओके, स्पीड विद डायरेक्शन है। अभी अभी इन्होंने बताया कि दिव्या ने क्या बताया, विद्या ने क्या बताया, दिव्या हाँ ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी मैं लिख देता हूं उनकी वजह से कभी बेचारी भूल जाए। वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और सीजीएच यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। सेम है यार, यूनिट में सेम है। ये सगे भाई हैं, एक को डायरेक्शन मिल गई है, एक को डायरेक्शन नहीं मिली, एक घूमता फिर रहा वारागर्दी करता हुआ। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस मेजर करते हैं ओडोमीटर से। ओडोमीटर लगा देखा, ऑटोमीटर, ऑटो में लगा होता है ना, वो जो ऑटो में पैसे काटता है ना, वो ओडोमीटर ही होता है। आपकी कार में लिखा होता है कि 50,000 किलोमीटर चल गई कार और कार की अब कॉस्ट घट गई है, वो ओडोमीटर है। लेकिन साथ में एक होता है जो स्पीड दिखा रहा होता है, 60 की स्पीड पे चला रहे हैं हम कार, है ना। स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है, ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है। तो जो हम बोल रहे हैं वो नंबर से सब, जोक्स को छोड़ करके, जोक्स मेरे पेटेंट है। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है जब बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बट इसमें एक चीज और आ जाती है, वो है इन ए डायरेक्शन भी चेंज हो गई तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन होना भी जरूरी है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड विद यूनिफॉर्म डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ग्राफ सेम रहेंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म समझ गए आप, मैं नहीं लिखूंगा वो, ग्राफ भी सेम है, ऊपर से ऐसे आ जाएंगे। समझ गए जी सर, क्या समझ गए सर, मेरे पीछे पड़ गए आप मुझे जानते हुए नहीं है, ऐसे ही यार थोड़ा सा सांस लेने के लिए किसी को बच्चे को पकड़ लेते हैं। चले आगे, अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। अगर वेलोसिटी चेंज हुआ है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब अगर एक्सेलरेशन होगा, जितना वेलोसिटी चेंज हुआ, ये इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दिया तो कितना हो गया, वेलोसिटी चेंज आ जाएगा। मान लीजिए आपका नाम क्या है सर, राघव जी। मान लीजिए राघव आपका वेट था पिछले साल मान लीजिए 50 kg, अब आपका वेट हो गया 51 kg इस साल, 2 साल के बाद, लॉकडाउन के बाद। तो कितना वेट बढ़ा आपका, 2 किलो, कितना बढ़ा। मैंने बहुत दिन से किसी का मर्डर नहीं किया बेटा, 1 किलो बढ़ा वजन, है ना। तो ये ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए 51 है और इनिशियल है 50। अरे मेरी बात यकीन नहीं करना, समझ गए ना, ये बच्चा फंस गया था ना भी कौन इसे, मेरी बात यकीन नहीं करना, जो मैं लिख दूं बस उस पर यकीन करना है। पढ़ाई के अलावा जो भी मैं बात करूंगा वो झूठ हो सकती है, दिमाग खोल के सुनो मेरी बात को, दिमाग बंद करके यस सर करते रहते हो। तो v माइनस यू अपॉन टी होता है ये, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम मीटर सेकंड इनवर्स 2 भी लिख देते हैं। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है भाई, कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, समझ आ गई। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जैसे मैंने कहा मैंने 5 kg मैंगो परचेज किए, बिल्कुल फीके निकले। 5 kg जो है, फीके को छोड़ो, 5 kg जो है ये है 5 और kg मिला के मैग्नीट्यूड है। मतलब नंबर विद यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। फीके से कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है, साइंस में इसका कोई मतलब नहीं ज्यादा। वेक्टर क्वांटिटी है जी। चले आगे, इसमें भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ना, इसमें इक्वल डिस्टेंस नहीं, व्हेन इक्वल वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल वेलोसिटी चेंजेस, जैसे कोई बॉडी गिर रही होती है ना ऊपर से, उसमें इक्वल वेलोसिटी चेंजेस इन
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक अच्छी क्लास क्या होती है मालूम है? जिसमें आप अपना दिमाग यूज कर रहे हो, ठीक है, आप सुन रहे हो। लिसनिंग स्किल्स मेक अ क्लास गुड। लिसनिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप बड़े हो गए हैं तो आप ध्यान से कर रहे होंगे। इक्वल वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे फ्री फॉलिंग बॉडीज होती है ना, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ऊपर से ड्रॉप किया आपने, 1 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, एक और सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, एक और सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है वेलोसिटी। आपने किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका, उसका वेलोसिटी मान लीजिए 50 था पहले, जब फेंका आपने 50 मीटर पर सेकंड था, एक सेकंड के बाद 40 हो गया, एक सेकंड के बाद 30, फिर एक सेकंड के बाद 20, फिर एक सेकंड के बाद 10, फिर 0 हो गया। तो ये हुआ इक्वल वेलोसिटी चेंजेस। तो फ्री फॉलिंग बॉडीज आर द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम ग्राफ बनाएंगे, वीटी ग्राफ, एसटी ग्राफ नहीं बनाएंगे, वीटी ग्राफ बनाएंगे। कौन सा ग्राफ बनाएंगे? वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ जो होगा, इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन कब होगा? जीरो एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी चेंज ना हो। जीरो एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी चेंज ही ना हो, ठीक है, उसे बोलते हैं जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी चेंज ना हो। तो इसमें दो कंडीशंस आती हैं। एक तो मान लीजिए यहां पर मान लीजिए 40 मीटर पर सेकंड लिखा है, दिख रहा है आपको? 40 मीटर पर सेकंड लिखा है यहाँ पर, और वेलोसिटी 40 रहता है, बदल ही नहीं रहा वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसा हुआ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी हुआ। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो जीरो एक्सेलरेशन होगा। भाई यहाँ पर वेलोसिटी 40 है, यहाँ पर भी 40 है, ये u40 है, ये v40 है। जरा फार्मूला में वैल्यू डालना बेटा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। तो v कितना है? 40 माइनस 40 डिवाइडेड बाई कुछ भी टाइम हो इज इक्वल टू 0। आगे कि नहीं आया? आगे ना पक्का? मैंने ये कहा कि मैं बोर्ड पे जो लिखूंगा वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। वो बस झूठ बोला जाता है ये टेस्ट करने के लिए कि बच्चे का दिमाग यहाँ पर है या बेच कर आया है। हाँ जी, तो ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और दूसरा ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, जीरो एक्सेलरेशन का ही होगा, बट उसमें वेलोसिटी होगा कैसा? जीरो। देखो यहां पर बनाया मैंने, इस पर, इस लाइन के ऊपर, ये वेलोसिटी जीरो है, अभी भी एक्सेलरेशन जीरो है, v भी जीरो, u भी जीरो, 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब तुम बिल्कुल सही बैठे हो सर, हाँ बिल्कुल अटेंटिव बैठो यार, ये आदमी पकड़ लेगा क्या फायदा है? इनमें से तुझे कोई दोबारा मिलने वाला नहीं है, तो जैसे चाहे वैसा कर। हाँ, खराब करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो 10-15 दिन के मेहमान है, सब के सब अपने अपना कॉलेज में जाकर मजा लेंगे यार। वो कॉलेज में जाके सुट्टा मत लगाना, ये बुरी बात है। बिल्कुल नहीं है, ईमानदारी से रहना, मेहनत से पढ़ाई करना। जीरो एक्सेलरेशन हो गया। चलिए आगे। अब हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती हैं, कितनी होती है किसी को मालूम है? इक्वेशंस ऑफ मोशन, वेरी नाइस। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है v, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, 100 रुपीज लेके अपने पापा से आइसक्रीम खा रहे ना हमारी तरफ से, वेरी नाइस। v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। मैं ये बताने वाला नहीं हूं, आपको पहले से पता होगा, मैंने अभी बताया नहीं आपको। दूसरा इक्वेशन क्या कहलाता है? दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पर मैं ये नहीं बताऊंगा आपसे कि s डिस्टेंस होती है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, और 1/2 तो नंबर हो गया, a हुआ एक्सेलरेशन और t टाइम हुआ। ये आपको पहले से आता, मैं नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, क्यों बताऊं मैं? छोटी छोटी बातें क्यों बताएंगे हम तो मान के चलते हैं आप कोविड वाले बच्चे हैं ही नहीं। ये हुआ, इस रिलेशन को कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहा जाता है। ये है डिस्टेंस, या पोजीशन भी कह देते हैं, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। तीसरा इक्वेशन है v 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर।
ये कहलाता है पोजीशन या डिस्टेंस, लिख देते हैं, डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन कहा जाता है इसे। हाँ, 80 स्क्वायर ही तो लिखा है, 80 स्क्वायर ही तो लिखा है। अरे तुमने स्क्वायर नहीं बनाया क्या? ये उस बच्चे ने नहीं बनाया, बेचारे ने, तुमने सबने बनाया था ना पक्का? मैं चेक करना आ रहा हूँ किस किसने नहीं बनाया था, बना ले जल्दी, मेरे से छूट गया था। थैंक यू, अपने पर लोड कर लूं। अब एक दो बातें याद कर लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है नंबर 1 पॉइंट, नोट लिख देते। नोट नंबर 1, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या शो करता है? वेलोसिटी को या स्पीड को। वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात हो गई, डायरेक्शन का फर्क है बस। दूसरी बात है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ शो करता है एक्सेलरेशन को। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया अंडर वीटी ग्राफ शो करता है डिस्टेंस को। ठीक है, किसने हैंड रेज किया है? जरा देख लेते हैं कौन है। ये आती है जनरल, क्या बोल रहे हो बेटा? बोलो, रिया बोलो, रिया बोल के बताओ। हाँ सब आता है बेटा, ये फंडामेंटल ऑफ साइंस है, ये बेसिक साइंस है, आता है सब। ये समझ में नहीं आएगा तो बाय मिस्टेक भी सबके सामने मिस्टेक दिखा रही हो अपनी बेटा, रिकॉर्ड हो गया ये बेटा। हाँ जी, कोई बात नहीं बेटा, बाय मिस्टेक नहीं, आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो था, 8th में था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आपने ये क्लॉक वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा बहुत किया होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है विद इक्वल स्पीड तो उसकी मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। व्हेन अ बॉडी, लेकिन हाँ सुनो रिया बेटा, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतने पढ़ना है और कहीं से नहीं पढ़ना ज्यादा। हाँ, क्वेश्चन जो भी आपको सर दे रहे हैं वो सारे सॉल्व करो, जो नहीं है हमसे पूछ लो करके। ठीक है, क्वेश्चंस करने के बाद डाउट आएंगे, बोलिए आना। व्हेन अ बॉडी मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ विद इक्वल स्पीड, और ये क्या होता है? ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सेलरेटेड क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही होती है हर समय, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अब आगे यहां पर एक नई चीज स्टार्ट होती है, डायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब फोर्स, कॉज ऑफ फोर्स। क्या होता है? फोर्स होता है अ पुश और पुल, अ पुश और पुल which produces a push or pull which produces or tends to produce acceleration। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है?
मोमेंटम होता है, मोमेंटम का सिंबल P होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर के लिए आज के बाद हम एरो लगाएंगे डायरेक्शन दिखाने के लिए। ये मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मास इनटू वेलोसिटी। आपने किसी को थप्पड़ खींच के मारा तो उस पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट को मोमेंटम बोलते हैं। उस बात पर डिपेंड कर देगा कि 5 किलो का हाथ था या 1 किलो का, और दूसरा कितना खींच के मारा, स्पीड कितनी ज्यादा थी, है ना। प्यार से मार दिया, पापा ने कहा था, छोटे भाई के आराम से मार दिया, है ना, तो चोट नहीं लगेगी ना। फूल मार दिया किसी को, मास कम था, फूल मार दिया, चोट नहीं लगेगी। हल्की चीज मारी, गोली मार दी किसी को, ऐसे करके मारेंगे तो कम चोट लगेगी, और ऐसे मारेंगे तो ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो वेलोसिटी और मास का कॉम्बिनेशन है जो कि इंपैक्ट को शो करता है, ठीक है। इनिशियल के लिए यू बनाते हैं और फाइनल वेलोसिटी के लिए वी बनाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में यू पहले आता है तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमने यू ले लिया है। ठीक पूछा आपने, बहुत दिन के बाद आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। और भूल करके पूछ लेना चाहिए, मगर चुपचाप बैठ के काम नहीं चलेगा। कोई लड़का बोल देता है एकदम, है ना। आप कहते हैं ना, स्पीक इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन बट नॉट इन द क्लास। ये जब सही होता है जब पापा डांट रहे होते हैं, मम्मी डांट रही होती है, तो स्पीक इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन, वहां चुप रहो, यहां पर नहीं। मोमेंटम समझ में आ गया जी। जी मोमेंटम, चले आगे। इसके बाद आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा आपने कभी? मनीष पॉल को कहते सुना होगा आपने, वो मनीष पॉल नहीं है? हाँ, साइंस ऑफ स्टूपिड में वो कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक कि कोई फोर्स उसे रोक ना ले, और कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक कि कोई फोर्स उसे चला ना दे। तो क्या बोलता है? बोलता है इफ अ बॉडी is in motion, it will remain in motion. साइंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में है पहले से। It will remain in motion, और if it is at rest, it will remain at rest until or unless an external force is applied to it. ठीक, बात क्लियर हो गई? तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब यह है उस पर फोर्स नहीं लगा अभी तक। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है अभी भी उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा। मतलब एक कार है, वो सेम स्पीड से चल रही है, अगर सेम वेलोसिटी से चल रही है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा। यकीन करोगे? साइंस तो यही कर रही है। एक कार है, वो बिल्कुल सेम स्पीड से चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि कोई फोर्स कार पे नहीं लग रहा। इंजन ने जो फोर्स लगाया उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स पीछे के साइड है, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया है। तुम लगा रहे हो लेकिन नेचर ने भी तो धक्का मार रखा है आपको पीछे, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया। जो लग रहा है वो तुम्हारा वाला फोर्स, इंजन वाला जिसकी आप बात कर रहे हैं, कि नेचर वाला भी है। हाँ, मतलब फ्रिक्शन आ गया ना। एरोडायनेमिक्स ने क्या किया? ड्रैग प्रोड्यूस किया। ड्रैग मतलब एरोडायनेमिक्स जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एयर का फ्रिक्शन है। तो आप एसी वाली कार को, वो जो बोल रहा है एरोडायनेमिक, एसी वाली कार का आप एसी बंद करके खिड़कियां खोल कर अगर कार चलाते हो तो माइलेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने फ्रिक्शन बढ़ा दिया बाहर, उतना हवा धक्का मार देगी कार को जितना तुम एसी से बचा रहे हो। तो गिलास चढ़ा करके एसी चला के रखो, बट एसी भी अच्छा होना चाहिए, कार अच्छी स्मेल करनी चाहिए। किसी कार में बड़ी बदबू आती है,
यार साफ रहनी चाहिए। हाँ जी, दूसरा लॉ के पर आ जाए। इसमें क्या है, फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है। सेकंड लॉ क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कराया था। लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है the rate of change of momentum, the rate of change of momentum is directly proportional to force applied. यानी फोर्स इज इक्वल टू होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम फाइनल मोमेंटम mv माइनस mu। इसे हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू mv माइनस mu बाई t। ये लाइन समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। अब इसमें m कॉमन ले लो तो mv माइनस u अपॉन t बचेगा, तो m हुआ, ये ऐसे लिख लिया, और v माइनस यू अपॉन टी होता है एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है ma। इसलिए आपको थप्पड़ लगने पे आप मामा बोलते रहते हो। F इज इक्वल टू ma, नहीं ma। अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो कोई फोर्स भी नहीं लगेगा। रिजल्टेंट फोर्स मतलब फोर्सेस हो सकते हैं उसके ऊपर, ड्रैग हो गया एयर का जो बोल रहा है शांतनु, या टायर्स के बीच में फ्रिक्शन हो गया, इंजन के पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन हुआ, वो सब के सब अपोज कर रहा है, इंजन आगे लगा रहा है फोर्स, लेकिन दोनों का फोर्स बराबर हो गया तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हुआ। मान लीजिए एक रस्सी है, पूरी क्लास रस्सी को अपनी तरफ खींच रही है, मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं और रस्सी मूव नहीं कर रही, वेलोसिटी 0 है उस टाइम उसका, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप सबका फोर्स मेरे फोर्स के बराबर है। ठीक है, मैं तो जीत ही सकता हूं मैं क्लास में, बाहर मैदान में तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, एक आध बच्चे को हटाने के बाद जीत जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। किसने बोला? थैंक यू सर, ये लड़का बहुत अच्छा है, ये दिल रख लेता है मेरा। अब आगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सब जानते होंगे, इससे मिल चुके होंगे आप। थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैंने लिख रहा, आप अपना आप कर लो। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहां पर यह टॉपिक पूरा हो जाता है। भैया किसका है माइक, बड़ा प्यारा है। श्वेता, श्वेता हो गया किसी का? कौन था ये? चले जी, श्वेता, श्वेता क्या होता है, क्यों हंस रहे हो? कुछ होता है क्या स्पेशल बात? हाँ जी भाई, अपना माइक जो है म्यूट करने के बाद या तो बोल दिया करो, और म्यूट क्या मत करो वरना फिर पीछे से मतलब बोलने के लिए म्यूट क्या करो, अनम्यूट क्या करो। थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया? लिखा नहीं है, बता दिया। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपके चेहरे पे स्माइल दिख रही है, मेरे चेहरे पे स्माइल है। आप खतरनाक चेहरे से देखोगे, मैं भी खतरनाक हो जाऊंगा। ऐसी होती है दुनिया, ऐसे चल रही है भाई। तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हम निकालते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। मान लीजिए दो मासेस हैं m1 और m2 और उनके बीच की डिस्टेंस है r। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जी सर, इनके मास के सेंटर्स के बीच में r लिख लेते हैं, d भी लिखते हैं कुछ पढ़े लिखे टीचर्स, मैं r लिख देता हूं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बात समझ आ गई? अब F इज इक्वल टू हो जाएगा Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, बात क्लियर हो गई?
जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना फोर्स कम लगेगा। बड़े बड़े मास के बीच में फोर्स ज्यादा लगेगा, जितना मास ज्यादा उतना फोर्स ज्यादा। सन और अर्थ एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स से खींचते हैं। सन और जुपिटर और भी ज्यादा फोर्स से खींचेंगे, बिकॉज भारी हो गए दोनों। ये दोनों बच्चे भी एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन इनका मास बहुत ही कम है, तो आगे चिपक नहीं जाते एकदम फट से, चाहे टेबल बीच में होगी नहीं हो। ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस जी का वैल्यू बहुत ही कम होता है। इस जी का वैल्यू होता है, इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसका वैल्यू होता है 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। स्मॉल जी। बेटे मेरे जैसा टीचर नहीं मिला तुझे, साइंस नहीं छोड़ता। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 11th में छोड़ देते साइंस। अगर तुमने साइंस डर के छोड़ी है तो या तो तुम्हारा साइंस टीचर खराब था, समझ में आएगा और क्वेश्चन है वो नहीं। अच्छा ये 2 साल बना जी, अच्छा। अब देखो भाई, किक्का तो ऐसा है कि वो तो खानी पड़ती है ना। जो चीज समझ में नहीं आ रही उसके पास जाओ, 2-4 किक खाओ, फिर अपने आप मिल जाती है। 2 साल घूम के खाई 9 10 फिर भी नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हें मोशन चैप्टर से स्टार्ट हो गई थी। जब न्यूमेरिकल्स आए तो फिर मुश्किल हुई, फिर वो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स वगैरह। बायो मेरा टाइम जा रहा, केमिस्ट्री समझ नहीं आ रहा, फिजिक्स कोई बात नहीं है, तुम जो भी काम सुनो, जिंदगी में सिर्फ साइंस ही नहीं है, सब आप ह्यूमैनिटीज में बहुत अच्छा करते हैं। साइंस करके आप कलाम बन सकते हो, मोदी नहीं। ह्यूमैनिटीज से आप मोदी बन सकते हो। कलाम क्या थे? ही वाज अ रबर स्टैम्प ओनली। उन्होंने बड़ा काम किया इंडिया के लिए, अग्नि मिसाइल बनाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। आपको बहुत बड़ा करने के लिए ह्यूमैनिटीज में जाना चाहिए, और ह्यूमैनिटीज बहुत अच्छा है। लॉ करें, ह्यूमैनिटीज में जाएं, और बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं। साइंस मतलब या तो फिर आप उससे प्यार करें, और प्यार करने के बाद भी कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं है। लेबर ज्यादा है, रिजल्ट कम आता है। ऑप्शन लिमिटेड है और वहां पर मारामारी ज्यादा है। 6000 सीट है आईआईटी में, एग्जाम देते हैं 2 लाख बच्चे, 2-3 लाख बच्चे, ज्यादा ही बल्कि। तो फिर क्या करेंगे आप, है ना। अच्छा ये है कि सीधे सीधे चलते रहो दुनिया में। साइंस के अलावा बहुत सारे, साइंस भी तो जरूरी है ना। साइंसकारी बनने से अच्छा संस्कारी बन जाओ बेटा, है। साइंसकारी जरूरी नहीं है, संस्कारी बन जाओ। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी जब किसी बॉडी को नीचे खींचती है तो उस पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। देखो भैया ऐसा है, आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहो। जितना हम आपको बेसिक बता रहे हैं इतना जरूर पढ़ लो, 2-4 नंबर कटने से बच जाएंगे। जिनका इंटरेस्ट साइंस में बिल्कुल नहीं है उन्हें अपने नंबर कटने से बचाने। जो तुमने स्कोर किया मैथ में और अदर सब्जेक्ट में, तो साइंस में नंबर कटने से बचा लो बस। तो बेसिक सवाल है वो सॉल्व करना। सारा पढ़ना बैठोगे, मैं एक चैप्टर पढ़ाने में कम से कम मुझे 2-2 घंटे की 8 क्लास लगती है इलेक्ट्रोस्टैट कराने में। वो बेसिक साइंस नहीं, वो तो ज्यादा एडवांस होता है, जेई के लेवल का होता है। बट आपको बेसिक जो है वो एक क्लास में फिजिक्स पूरा हो जाता है, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। इसे बीच में से तोड़ के मत पढ़ना कि जीएस में अगर ये टॉपिक आ रहा तो मैं ये वीकेंड चूज कर लूं। इसमें सीक्वेंसिंग होती है। अगर आपको एक्सेलरेशन पढ़ना है तो आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये लैडर्स होती हैं। आपको पहले मोशन पढ़ना पड़ेगा। आप बीच में से कहीं से घुसोगे तो नहीं होगा। पिज्जा होता है ना, साइड से तोड़ के खाते हैं, बीच में से कौन खाता है? ये ऐसे ही है भैया। इसे ऐसे हर एक सब्जेक्ट की अपना तरीका होता है ना पढ़ने का। बायोलॉजी को कहीं से भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिजिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा सीक्वेंस में। केमिस्ट्री को भी कहीं से भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स में ऐसा नहीं है। बट जितना करा रहे हैं वो करके जाओ अच्छी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
हमारा कोई छोटा भाई नहीं है? अरे यार हम मेहनत कर रहे हैं वैसे। चलो 2-4 बच्चे को बता देना कि हमारा सर पढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्सेलरेशन, आप अपना काम कर सकते हो अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ये पैर अपने ऊपर करते रहेंगे। आप कितनी देर में कर लोगे सफाई? ये बैठे बैठे रहेंगे आप, अपना कर लो, हो सकता है ऐसे? हाँ कर लो, ऐसे कर लो। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, एलिमिनेशन मेथड यूज करना फिजिक्स के, केमिस्ट्री और बायो के सवाल करने के लिए। 2 आंसर बिल्कुल बोगस होते हैं, पहले उन्हें काट दो। अब जो 2 आंसर बचे उनमें थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ में आ जाए ठीक है, वरना कड़बकड़ा बम्बे वो कर दो। एलिमिनेशन मेथड में यही होता है। यूनिट से क्लियर हो जाएगा, 2 ऑप्शन तो बिल्कुल यूनिट से बाहर दिखाई देंगे आपको कि यार ये क्या लिख दिया है ना। सवाल आ गया, हु इज नरेंद्र मोदी? उसमें लिखा है चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये 2 तो बिल्कुल बाहर कर दो। अब उसके बाद में और चीजें लिखी आ रही हैं, तो उनमें से देख लो। 2 बहुत ही बोगस सवाल ऑप्शंस होते हैं, उन्हें काट दो। तो ये होता है स्मॉल f इज इक्वल टू ma, पढ़ा था ना अभी आपने। इस a की जगह पर बस g आ जाता है। और ये g क्या है? इस g का वैल्यू निकाला गया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आपके टीचर्स ने आपको गलत बताया कि 10 लेने से आंसर गलत हो जाता है। आंसर गलत बिल्कुल नहीं होता। कहते थे 9.8 ले या 10 ले, कुछ भी ले बेटा। तो उनसे पूछते तुम कि 98 रुपीज दूं आपको या 100 रुपीज दूं? दोनों बराबर ही होते हैं ना। 98 रुपीज 100 रुपीज बराबर होते हैं कि नहीं होते? जिससे लगता है नहीं होते उसे वापस सोचना चाहिए कि दुकान पे गया 98 रुपीज का सामान हो रहा है, 100 देगा कि नहीं देगा? देगा ना। 1 करोड़ रुपए है तुम्हारे पास, 1 रुपया निकाल लिया मैंने, तो कितने रहे तुम्हारे पास? 1 करोड़ ही रह गए। अरे उस 0.2 की कोई वैल्यू नहीं है भाई। 2 रुपये की क्या वैल्यू है? अब तो कुछ भी नहीं मिलता। तो राउंड ऑफ करना सीखो, उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। टीचर कहता है 9.8 ने लिखा तो मैं काट देगा, काटते आया बेचारा। उसे समझ में नहीं आता कि राउंड ऑफ, जैसा अभी शांतनु ने कहा ना कि 98 अलग बात होती है, 100 अलग बात होती है। अगर मैं 98 ग्राम गोल्ड और 10 ग्राम 100 ग्राम गोल्ड की बात करूं तो 0.2 ग्राम का वैल्यू होगा। अगर मैं रुपीस की बात कर रहा हूं तो नहीं होगा। तो सोचो, केस टू केस वेरी करता है ना। जैसे तो छोटे छोटे नंबर को डिनायल मोड में रहते हैं आप। आपका वेट बढ़ रहा है, जैसे मेरा वेट बढ़ रहा होता है ना। पहले मैंने मेजर किया, मैं जब दिल्ली आया था तो मेरा था 32 इंच बेल्ट, 34 हो गया, मैं डिनायल मोड में आ गया कि नहीं ऐसे पेट मैंने ऐसे फुला रखा था, आज खाना खा के गया था। तो थोड़ा थोड़ा नंबर को डिनायल मोड में रहा करो यार। फिर बाद में एक्सेप्टेंस आ जाती है। 44 हो गई तब एक्सेप्टेंस में आ गई यार, बाकी में बढ़ गया थोड़ा सा। फिर थायराइड पर डाल देते हैं, थायराइड हो गया। तो ये रीजन नहीं है। पिज्जा विज्जा खा रहे हैं रोज दबा के, चिकन खाते हैं रोज, चाय के अलावा हर चीज में। चाय में नहीं खाया जाता, वरना उसमें भी खा लेते हैं। हाँ जी, G इज इक्वल टू 9.8 हो गया। ये वाला पोर्शन भी अच्छा। यहाँ पर एक और चीज आती है, अगर किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में इमर्स करोगे। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको हाइड्रोस्टैटिक्स, यानी भारी भारी वर्ड नहीं बताते। बोयेंट फोर्स की बात करते हैं, या आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बोयेंट फोर्स, बोयेंट फोर्स को मैं BF लिख रहा हूँ, आपको आसानी रहेगी। बोयेंट फोर्स क्या होता है? जब किसी बॉडी को आप इमर्स करते हैं किसी फ्लूइड में। ये डायग्राम बड़े काम का है, इससे मैं पूरा आपको हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा हूं शॉर्ट में। क्या करें मम्मी आपकी? कॉल कर रही थी, रिसीव कर सकते हो क्लास में कॉल। मेरे क्लास में, जब भी मेरी क्लास आए तो क्लास में कॉल रिसीव कर सकते हैं। मेरे क्लास में आप कुछ खा सकते हैं। खाने की बात कर रहा हूँ, पीने के लिमिटेड ऑप्शन है, यानी कि कुछ भी पी सकते हैं, या नहीं है। कुछ भी खा सकते हैं, बट पीने का ऑप्शन लिमिटेड है। पानी वानी मतलब कोल्ड ड्रिंक, रेड बुल, कुछ पी सकते हैं। आपने इस फ्लूइड के अंदर एक बॉडी को इमर्स किया। इस बॉडी का मास है m। इस बॉडी पे 2 फोर्स सकते हैं। कौन कौन से फोर्स? एक फोर्स इसे नीचे डुबाने की कोशिश करता है, जिसे बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स, GF।
एक फोर्स इस पर ऊपर की साइड फ्लूइड लगाता है, इसे बोलते हैं बॉयंट फोर्स। तो लाइफ में दोनों फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स डुबाने की कोशिश कर रहा है, एक ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। जो जीत जाएगा बॉडी वैसे ही करेगी। मान लो आपने आयरन की बॉल डाली पानी में, उसमें जीएफ ज्यादा है, खट से नीचे डूब जाएगी। आपने थर्माकोल की बॉल डाली, उसमें बीएफ ज्यादा है, जीएफ कम है, तो बॉडी फ्लॉट करेगी। तो 3 कंडीशंस बनती हैं, एक तो जीएफ इज ग्रेटर देन बीएफ, तो इसमें बॉडी क्या करेगी, सिंक करेगी। अगर मान लीजिए बॉयंट फोर्स ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो बॉडी फ्लोट करेगी। अगर दोनों बराबर हैं, ऐसा होता नहीं है वैसे, बहुत ही कम होगा ऐसा, बीएफ इज इक्वल टू जीएफ, तो कंप्लीटली सबमर्ज होकर बॉडी तैरेगी, पूरी डूब जाएगी और तब फ्लोट करेगी। हाँ हाँ, बड़ा आसान है। थर्माकोल का पीस रख, उसके ऊपर बैठ जा, फिर भी ऊपर रहेगी वो। फिर 10 किलो का बाट रख अपने ऊपर, फिर 15 किलो का रख, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कंप्लीटली सबमर्ज होकर तैरेगा। ठीक है, हर एक चीज का एग्जाम्पल मैं ऐसे का बना सकता हूँ जो तैर रही हो बॉडी। एक दिन मेरी बेटी मुझसे पूछ रही है कि अच्छा कोई बॉडी का अगर आपने बॉयंट फोर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं एक्चुअली, तो अभी मैं बताऊंगा, अभी आपको ये दिखाऊंगा जब अभी। तो आप बॉडी को ऊपर लाना चाहते हैं, नीचे लाना चाहते हैं, तो इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे। देखो बॉयंट फोर्स जो होता है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है, ऐसे भी क्या हो जाता है कि मर जाता है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अरे वही आदमी जो एक बार बिना कपड़ों के भाग रहा था, पता है आपको, जिसने कहा था यूरेका यूरेका करता हुआ भाग गया था रोड पर। नहीं पता आपके बात है? अरे यार टाइम नहीं है कहानी सुनाने का, तुम 9th क्लास में आते तो बता। आपने यहां पर मान लो इस जगह पर एक टैप लगा दी थी, ठीक है। तो जब ये बॉडी नीचे डालो, पानी में डालोगे तो पानी बाहर आएगा, है ना। तो जितना पानी बाहर आएगा उसे हम बोलते हैं वेट ऑफ लिक्विड। उसका वेट ले लेंगे, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स। अब वेट का फॉर्मूला होता है, वेट फोर्स होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, mg, अभी पढ़ा था ना ऊपर। अब m के लिए क्या लिखोगे आप, ये मास किसका है, लिक्विड का। अच्छा डेंसिटी एक टर्म है आपके पास, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हम यहां पर इस मास का वैल्यू डाल रहे हैं यहां से उठा करके, VDG। तो अब आप अगर इस बॉडी का वॉल्यूम कंट्रोल कर सको, वॉल्यूम कंट्रोल करने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ाया आपने तो बॉयंट फोर्स बढ़ जाएगा। एक आपने आयरन की बॉल ली, झट से नीचे बैठ जाएगी क्योंकि उस पर जीएफ ज्यादा है, जीएफ विल विन, बीएफ विल लूज। अगर आपने उस बॉल को बड़ा करके एक नाव बना दी, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया आपने, वॉल्यूम इंक्रीज करने से बॉयंट फोर्स इंक्रीज हुआ, तो बीएफ जीत जाएगा। तो इस तरह से किसी बॉडी को फ्लोट और सिंक करा सकते हैं। तो मैं अपनी बेटी की बात कर रहा था, मेरी बेटी ने पूछा कि फिश कई बार ऊपर आ जाती, कई बार नीचे आ जाती। मैंने कहा कि बेटा वो अपना बॉयंट फोर्स को कंट्रोल कर लेती है, अपने वॉल्यूम को चेंज करती है, सांस अंदर भर के बाहर छोड़ करके जब उसे ऊपर आना होता है। तो ऐसे क्रोकोडाइल होता है, पत्थर खा लेता है। पत्थर खाने से क्या होता है, उसकी बॉडी का डेंसिटी बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ने से उसका वेट बढ़ जाता है, जीएफ बढ़ जाता है, तो वो नीचे तक जाकर के मछली खा सकता है, वरना ऊपर ही तैरता रहेगा ना। इतनी कोशिश करे नीचे जा नहीं पाएगा। एक बॉल है उसे नीचे दबाओगे वापस ऊपर आ जाएगी। एनिमल्स बड़े स्मार्ट है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जानते हो। आप भी बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन आप उन्हें रूल्स की तरह से नहीं जानते।
हाँ जी, अब इसके बाद में आता है बच्चों लाइट। लाइट क्या है, कोई जानता है? सब जानते हैं यार वैसे तो। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। लाइट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम चीजों को देखते हैं। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। ठीक है, सीड लिख दिया मैंने। सी। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट का वापस लौटना। जैसे लाइट एक मिरर पे पड़ती है और बाउंस हो जाती है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज रिकॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या मेरे चेहरे से रिफ्लेक्शन हो रहा है? चमक रहा है ना मेरा चेहरा? चमक रहा है? मैं चमक नहीं रहा, मेरा चेहरा दिख नहीं रहा है। अरे रिफ्लेक्शन हो रहा है। हाँ, तुम्हें समझते चमक नहीं रहा, ऐसे शाइन नहीं कर रहा मिरर की तरह से, क्योंकि वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है मेरे चेहरे से। मिरर से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, स्मूथ सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, चिकनी सरफेस से। अब फेस तो इतना स्मूथ नहीं ना जितना मिरर होता है। तो जितनी भी स्मूथ सरफेस होती हैं, पॉलिश सरफेस होती है, उन्हें मिरर कहा जाता है। रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। पहला क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, कुछ याद आया? अब इसके बाद में हम प्लेन मिरर से जब कोई इमेज बनाते हैं तो प्लेन मिरर के कुछ आपने जीएस अपने रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। मिरर की तरफ दौड़ रहे हैं तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बनेगी, जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस में इमेज बनेगी। वर्चुअल इरेक्ट होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। उसे आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते। आप मिरर के सामने खड़े हैं, अपना मिरर पे चेहरा दिख रहा है, पीछे स्क्रीन रखोगे तो उस पर स्क्रीन पर नहीं आओगे आप। ठीक है, तो ये कहलाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर से इमेज का बनना। कन्वेक्स, दो तरह के मिरर हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर जो होता है वो सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर कैसे बनाएगा? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा हमेशा। छोटी इमेज बनाएगा। आपका जो रेयर व्यू मिरर है, रेयर व्यू मिरर देखा आपने? क्या बोलते हैं आप उसे? बैक मिरर, कुछ और ओवर, गाड़ी के साइड में होता था जो। हाँ हाँ, वो क्या बोलते हैं उसे? ओवरव्यू। तो उसमें आपको जो बड़ी बड़ी कार्स हैं वो छोटे दिख रही होती हैं। लिखा ये होता है कि गलती से मत समझना कि जितना दूर है उतना दूरी हो, इमेज उसमें कम डिस्टेंस से बनती है। हाँ, इसलिए जरा ध्यान रखें कि एकदम से वो सर पे आ जाएगी कार एकदम। वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज होगी। कनकेव मिरर से कैसे होगी? कनकेव से कैसे भी हो सकती है। कनकेव मिरर से नहीं रुको अभी। कनकेव मिरर से छह टाइप से इमेज बनती है। कन्वेक्स से सिर्फ 2 बनती हैं। याद आ गया सबको? नहीं आया? कन्वेक्स, कनकेव मिरर से वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी। वर्चुअल देखो, पहले लिख दूं मैं, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड बनेगी। कब बनेगी? जब आपने, आखिरी वाली बिल्कुल ठीक बोला बेटा आपने, इतना बुरा भी नहीं थी कंडीशन तेरी यार। पोल ये एफ है और ये सी है। अगर ऑब्जेक्ट यहां रखोगे तो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। आपने सबने ये केस फील किया, मैं याद दिलाता हूँ। आपने बॉयज ने शेविंग मिरर का नाम सुना है? सुना ही होगा, देखा तो नहीं होगा। तो शेविंग मिरर क्या होता है? कनकेव मिरर होता है। आप अपना चेहरा फोकस और पोल के बीच रखते हैं तो आपको अपना चेहरा बड़ा दिखता है और आप अच्छे से अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए होता है एक वैनिटी मिरर होता है, वैनिटी बॉक्स में, सिंगार टेप क्या होता है, बॉक्स के अंदर एक छोटा सा मिरर रखा होता है। तो आप उसमें देख करके आपको लिप्स जो है वो बड़े बड़े दिखते हैं, उस पर आप अच्छे से लाइन वाइन मार सकते हैं लिप के ऊपर।
तो वो इसी के लिए होता है, आंख में वो बाल उखाड़ना होता है, तो जैसे उसके लिए क्या करते हैं, आप एक मिरर रखते हैं सामने, उससे आपको अच्छे से दिख जाता है। आप अपना आईब्रो पोल और एफ के बीच रखते हैं तो बड़ी आईब्रो दिखेगी, आप उसे अच्छे से ट्रिम कर सकते हैं जब भी करते हैं। तो ये इंसान को खूबसूरत बनाने में काम करता है कनकेव मिरर। अच्छा, ये डेंटिस्ट मिरर में भी यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है? डेंटिस्ट मिरर में। अब देखो, मान लो आपके पिछले वाले दांत में कैविटी हो गई है। अब डॉक्टर को आपके दांत को देखना है ऑपरेट करने के लिए, कितना खराब आपने काम कर रखा है अंदर। तो दो रास्ते हैं, या तो वो आपका मुंह खोले और अपना चेहरा डाल के देखे उसके अंदर क्या किस जगह पे कैविटी है। ये तो हो नहीं सकता है ना, इतना बड़ा सर कहाँ जाएगा मुंह के अंदर। तो वो एक छोटा सा मेरा चम्मच जैसा लगा होता है, वो गाल के अंदर डाल करके उस आपकी कैविटी को पोल और एफ के बीच रख देता है। तो आपका दांत उससे बड़ा दिखता है और आप अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करा लेते हो। मुंह फाड़ना भी नहीं पड़ता। फाड़ने का मतलब वो होता है रियल में, ऐसे हंसने को मुंह फाड़ना नहीं कहते। क्या मुंह फाड़ रहे हो? मुंह फाड़ना वो होता है जिससे वो अंदर जाता मुंह देखने के लिए अंदर से दांत। तो ये मिरर ने बड़ा आसान काम कर दिया हमारा, है ना। टॉर्चेस के अंदर, सर्च लाइट के अंदर, हेडलाइट ऑफ कार्स के अंदर ये मिरर लगाया जाता है। कन्वेक्स मिरर क्या लगाते हैं? अच्छा, बाकी सारे केसेस में इसमें रियल इमेज बनेगी। इसमें मैग्नीफाइड भी हो सकती है, डिमिनिश भी हो सकती है। कनकेव मिरर का केस एक जगह और यूज होता है, सोलर फर्नेस में। सनलाइट बहुत सारी आई, आपने इतना बड़ा मिरर लगा दिया, इतनी सारी सनलाइट को आपने एक जगह फोकस कर दिया, इतनी सी जगह पर, तो इतनी सारी हीट इतनी सी जगह पर हो गई। आप मेटल भी रखोगे इसके सामने पिघल जाएगी। फिर आपने शिरडी का वो देखा है मंदिर, शिरडी जी, वहां पर सोलर से ही खाना बनाते हैं। छत पर इतने बड़े बड़े मिरर लग रहे हैं उनके। मैं नहीं गया मगर मैंने सुना है। क्या यूज किया उन्होंने यार। तो कई सारे यूज हैं। वर्चुअल और कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ करते हैं? कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं एविएटर्स में। एविएटर्स क्या होते हैं? अरे वही जो दबंग वाला चश्मा लगाता था सलमान खान, तो एविएटर्स। नहीं, तुमने मूवी नहीं देखी? आपने देखी है? तो उसमें वो जो धूप के चश्मे होते हैं ना, वो इसी से बनाए जाते हैं। फ्लड लाइट्स बनाई जाती है, जो मैच खिलाने के लिए लाइट रोड पर उस पर डालते हैं ना मैदान के ऊपर, उसमें कन्वेक्स मिरर लगा होता है ताकि लाइट फैल जाए पूरी, किसी एक जगह फोकस ना हो, वरना तो खिलाड़ी को डिस्टर्ब होगा ना। तो ये यूजेस है इसके। इसके बाद आता है ह्यूमन आई। और ह्यूमन आई क्या होता है? आपकी जो आई है ना, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, ह्यूमन आई, ये एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है। आप लाइट को सेंस करने वाला ऑर्गन है। इसमें 3 बीमारियां होती हैं मेनली। एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया और एक प्रेसबायोपिया। ये 3 है, इसके अलावा और भी होते हैं। मायोपिया क्या होता है? एक आई डिफेक्ट है जिसमें मैं लिख के बता रहा हूं आपको। मायोपिया, मायोपिया। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज 8th में भी है, 10th में भी है। और एक है प्रेसबायोपिया। एक तो इसमें पीआईपीआ आ रहा है, ये वो वाला पिया नहीं है, ये ओपिया है हर जगह देखो। अब ये ओपिया भी नहीं है। ओपिया का मतलब है आंख को ओपिया बोलते हैं। तो मायोपिया का मतलब, मायोपिया का दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस इसे बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। सॉरी, प्रेसबायोपिया होता है, दोनों तो नहीं, मैं बताऊंगा अभी किस तरह से। पहले मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को समझ लो क्या है। मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेड का मतलब क्या है? शॉर्ट साइटेड मतलब पास का दिखता है, तो यानी दूर का नहीं दिखता होगा। तो जो क्लास में चश्मे वाले 3 बच्चे बैठे हैं, 4, उन सबको मायोपिया है। इन्हें बोर्ड का दिखाई नहीं देता है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता। मैं ऐसा कहूंगा, अपना स्टेटमेंट ठीक करूंगा। अगर आप इन्हें फिंगर्स दिखाओगे या फिंगर दिखाओगे तो इन्हें फिंगर दिखेगी। ये नहीं है कि आप ये बता देंगे कौन सी फिंगर दिखा रहा है तू,
इन्हें फिंगरप्रिंट दिखाई नहीं देंगे दूर से, क्लैरिटी नहीं होगी। अभी आप सोचो कोई फिंगर दिखा दिया आपने, कुटाई नहीं करेंगे तुम्हारी। तो ये हुआ इनकी क्लैरिटी की बात। दिखता इन्हें सब कुछ है बट क्लैरिटी नहीं होती, उसमें ब्लरनेस होती। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेड। आप में से कोई भी लॉन्ग साइटेड नहीं है, यानी दूर का देखने में डिफिकल्टी नहीं होती, पास का देखने में डिफिकल्टी होती है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है। मैं हजारों सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आप में से कोई भी नहीं ये पैदा होने से ही हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है किसी। और जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, टीन एज में होते हैं, तो उस टाइम पर भी पैदा हो सकता है। हर इंसान की आंख अलग साइज की होती है अंदर से, तो उसमें कई बार डिफॉर्मिटी आ जाती है। ये दोनों डिफॉर्मिटी की वजह से होते हैं, डिफेक्ट है। और ये बुरी चीज नहीं है, यानी बात ये बुरी चीज नहीं है। आप सोचते हैं ना कि मैं चश्मिश बन गया, कॉलेज जाऊंगा, तो क्या सोचेगा? वो मूर्ख है जो सोचेगा, और जो ये अपने बारे में सोच रहा है वो भी मूर्ख है। जिसे मायोपिया है, एक्चुअली उनकी आंखें बेहतर हैं नॉर्मल आंखों वाले से। जब ये खाना खाते हैं तो इन्हें तुमसे ज्यादा क्लियर दिखाई देता है पास की चीजें, और पास की चीजों से खतरा ज्यादा होता है। गंदा खाना पास से ज्यादा अच्छा दिखाई देगा, मरने का खतरा उसी से है। कार के एक्सीडेंट से कम मरते हैं, खराब खाने से ज्यादा मरते हैं लोग। तो इन्हें गॉड गिफ्ट है इनके पास। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि कैसे करें मायोपिया को याद और के शॉर्ट साइटेडनेस। कोई आइडिया? देखो मायोपिया में 6 लेटर्स हैं, तो शॉर्ट वर्ड हुआ। हाइपरमेट्रोपिया में बहुत सारे, लॉन्ग साइटेडनेस हुआ। याद हो गया? करेक्शन कैसे करेंगे इनका? ऑनलाइन जी आपको समझ आ रहा है? ये ऑनलाइन जी? हाँ जी सर। जी मैडम, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस को क्या बोलते हैं? देखो, शॉर्ट साइटेडनेस जो है इसे हम करेक्ट करते हैं कनकेव लेंस, कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस कह सकते हो आप। और लॉन्ग साइटेडनेस को कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस से दूर करते हैं। ठीक। अब प्रेस बायोपिया क्या होता है? प्रेस बायोपिया होता है बच्चों कि अगर किसी इंसान को ओल्ड एज की वजह से उसकी आई की सिलरी मसल्स वीक हो गई हैं, या आई लेंस रिजिड हो गया है ओल्ड एज की वजह से। प्रेस बाय मतलब ओल्ड एज। ओल्ड एज की वजह से अरे मसल्स वीक होंगी कि नहीं होंगी? आप मगर ये सोचते हो कि आपके मसल्स वीक नहीं होंगे, जो डॉलर शॉलर बना फिर रहे हो, ये सब वीक होने, ऐसी आंख की मसल्स भी वीक होंगी, तो उससे हो जाएगा प्रेस बायोपिया। मुझे प्रेस बायोपिया हुआ है एक्चुअली 40 इयर्स के बाद प्रेस बायोपिया होता है। मैं तो 28 इयर्स का हूं अभी। तो 29 का कर ले, फेसबुक पे दिखा दूंगा तो अभी। तो तुम हो कितने साल के? 17 के? तो हाँ, इंसान बढ़ा के लिखता है, तो मेरे 27 हो जाएगी। हाँ ठीक है, चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात। हाँ जी, तो प्रेस बायोपिया क्या हुआ? ओल्ड एज की वजह से सिलरी मसल्स का वीक हो जाना। 40 साल के बाद ये होता है, मेरी हो गई है। तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है? इंसान को पास का दिखना कम हो जाता है, सुई में धागा नहीं डाल पाएगा, स्क्रू ड्राइवर से जो स्क्रू के बीच में कट है वो नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे लोगों को एक कन्वेक्स लेंस की जरूरत होती है, यानी हाइपरमेट्रोपिया वाला ही इलाज है इसका भी। लेकिन आपका नाम क्या है सर? राघव जी। राघव जी को पहले से मायोपिया है, अब इन्हें प्रेस बायोपिया भी हो जाए तो अब इन्हें डबल लेंस लगाना पड़ेगा। ऊपर तो कनकेव लगा रहेगा इनके चश्मे में, नीचे कन्वेक्स और जोड़ देगा डॉक्टर नीचे से, उसे बाइफोकल लेंस कहते हैं। आजकल प्रोग्रेसिव लेंस भी आ गए हैं जिनमें एक में होता है। तो अब एक्चुअली इसका सही है इलाज कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस है, कई बार बाइफोकल भी यूज करते हैं। बाइफोकल कब करेंगे यूज? जब किसी को मायोपिया भी हो जाए। मायोपिया था पहले से ही, प्रेस बायोपिया भी हो गया, मतलब जिनके चश्मे लगे हैं उन्हें एक लेंस और चाहिएगा, बाद में चाहिएगा जरूर। ये नहीं है कि ओल्ड एज होने पर इनका चश्मा हट जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो मुझे सिर्फ कन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ती है और इन लोगों को बाइफोकल लेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी।
इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी, एक चैप्टर है, एक टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। समझते कुछ कह रहे हैं आप? तो बल्ले बल्ले क्यों कर रहे हो? तो एक यहाँ से क्या कर रहे थे? अच्छा ऐसे कर रहे थे, ठीक है कर सकते हो ऐसे। एक बच्चा आता मिस्टर गांधी, वो नहीं दिख रहा? गांधी के नाम से आता है, गांधी जी नहीं आए आज, जैसे गुप्पो है। बस यार 1 मिनट के बाद एक तो क्लास छोड़ रहे हैं। पुट योर कॉल ऑन होल्ड, नेचर्स कॉल ऑन होल्ड। अभी बस खत्म कर रहे हैं, टॉपिक खत्म हो रहा है। देखो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, जब किसी सर्किट में करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें करंट जो होता है, करंट होता है I इज इक्वल टू Q बाई टी। ठीक है, Q क्या है? चार्ज, और T टाइम है। तो कूलाम पर सेकंड को हम बोलते हैं, कूलाम पर सेकंड को बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, I करंट है सर। इसमें I जो है फ्रेंच टर्म से आया है, इसका इसे लिया था एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने। इंटेंस डी कूलम, इंटेंसिट डी कूलम। किसी के पास फ्रेंच है क्या? किसने फ्रेंच नहीं पढ़ी? बिल्कुल नहीं पढ़ी ना? मैंने पढ़ी। जब किसी ने पढ़ी तो मैं कह सकता हूँ मैंने पढ़ी, क्या फर्क पड़ रहा है? तो मैं कौन पकड़ रहा है? इंटेंसिटी डी कूलम है ना, इंटेंसिटी डी कूलम मतलब करंट के फ्लो होने का रेट है। अब पावर जो होती है ना, इलेक्ट्रिक पावर होती है वोल्ट और करंट का मल्टीप्लिकेशन है, वोल्ट और करंट का मल्टीप्लिकेशन। ये वर्क डन पर यूनिट टाइम भी होता है और एनर्जी कंज्यूम बाय पर सेकंड भी होता है। इसकी यूनिट होती है वॉट। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। ठीक है, W वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, इसे बोलते हैं वॉट। 1 वॉट क्या होगा कि अगर कहीं पर 1 जूल वर्क किया जाए 1 सेकंड में तो 1 वॉट कहलाए। ठीक है, जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेट बन जाता है। लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैंने आपको फिजिक्स के सारे चैप्टर्स जो आपके क्लास 6 से 10 तक थे सब करा दिए। हाँ वो केमिस्ट्री में है बालक, केमिस्ट्री के लिए अलग से क्लास लगेगी, बायोलॉजी के लिए अलग से लगेगी भाई। 8th क्लास से 10th क्लास तक में काफी सारा काम होता है। और आपने देखा ही कि 1.5 घंटा हो चुका है और मैंने भी 1 मिनट भी बात भी नहीं की आपसे, कुछ आपका नाम भी नहीं पूछा कि राघव का नाम राघव है क्या, मैंने नहीं पूछा। मैंने दिव्या से मजाक भी नहीं करी कि विद्या है कि दिव्या है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे और हैव अ नाइस नाइट मेयर। विवेक सर का है? अरे वो रिकॉर्डिंग कैसे कनेक्ट करते हैं जरा देखना कि पूरी हो जाए रिकॉर्डिंग। वो रिकॉर्डिंग लगी हुई है ना। चले गए 1 मिनट अपने कॉल कर रही हैं जरा रिकॉर्डिंग कैसे पॉज करते हैं? वेलकम बेटा, वेलकम।